आप सभी का बृहस्पतिवार की स्वास्थ्य की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग ऋतुचर्या पर, विशेष रूप से शरद ऋतु के महीने पर बात करने वाले हैं। शरद ऋतु जो है ये 16 सितंबर से 14 नवंबर तक के बीच का समय होता है। इस टाइम में वातावरण में एक विशेष परिवर्तन रहता है। इस समय में ना बहुत गर्मी है, ना बहुत ठंडी है। जाड़ा तो अभी है ही नहीं, गर्मी है, लेकिन गर्मी थोड़ी कम हो गई है। पर ये गर्मी थोड़ा सा चेंज हो गई है। इस मौसम में ये गर्मी जरा जो है उमस वाली गर्मी हो जाती है। पहले के समय में तो इस टाइम पे हल्की ठंडक शुरू हो जाती थी, पर अभी जो चेंज हुआ वातावरण में, इस टाइम पर ठंडी नहीं है। ज्यादातर क्षेत्रों में हो सकता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पर ठंडे प्रदेश में थोड़ी ठंडक हो, पर ज्यादातर मैदानी इलाकों में ऐसी ठंडक नहीं है। पर इसमें उमस और गर्मी जो बढ़ी है और हमेशा बढ़ जाती है, उसका शरीर पे कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। उसके कारण शरीर में पित्त में वृद्धि हो जाती है। पित्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और उस पित्त के बढ़ने से शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। एसिडिटी, गैस, जलन, पेट में बार बार दर्द, ऐंठन, इस तरीके की समस्याएं होने लगती हैं। और ज्यादातर लोग पाचन की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये जो ऋतुचर्या है, इसमें विशेष रूप से हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन कर लिया जाए, या हमारी कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हम रोगी हो रहे हैं, और कौन सा ऐसा परिवर्तन कर लिया जाए कि हम रोग से बच जाएं, रोग से हमारा बचाव हो जाए। ऋतुचर्या में विशेष रूप से इस बात का हम लोगों को अध्ययन करना होता है, इस बात की हम लोगों को जानकारी मिलती है। हालांकि इस विषय पर बहुत लंबे समय से प्राचीन भारतीय विद्वानों का शोध रहा है, रिसर्च रहा है, और अभी आज की पीपीटी में हमने शामिल भी किया है कि जो कृषि विद्वान रहे हैं हमारे देश के, जिनमें घाघ और भंडरी का सबसे बड़ा नाम है, उन्होंने एक एक महीने की अलग अलग ऋतुचर्या विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पे लिखी है। जैसे देखिए, उन्होंने एक प्रिकॉशन लिस्ट बनाई थी, हम लोगों ने दूसरे कोर्सेज में भी इसकी चर्चा की है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पंथ आषाढ़ में बेल, सावन साग न भादो दही, क्वारे दूध न कार्तिक मही, मगह नजारा पूष घना, माघे मिश्री, फागुन चना। ये 12 महीनों के हिंदी में नाम। और 12 महीनों में जो लोग स्वास्थ्य प्रेमी हैं वो चीजों को बड़ा महत्व देते हैं, जो लोग स्वास्थ्य पे थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो ऐसे लोग इनमें ज्यादातर चीजें शरीर के लिए फायदेमंद है। ज्यादातर चीजें शरीर के लिए फायदेमंद है, और सामान्य व्यक्ति उन्हें खाना चाहता है कि हम इनका, जैसे देखिए गुड़, जो लोग चीनी का प्रयोग नुकसान जानते हैं वो गुड़ को ज्यादा महत्व देंगे। तेल लिखा हुआ बैसाख में, जो लोग रिफाइंड ऑयल का हार्म देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं, वो तेल ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे। पंथ तो खैर रास्ते की बात है, बाहर निकलने की यात्रा की बात है। बेल बहुत बड़ा अमृत है, बहुत फायदेमंद है, उसके बारे में लिखा गया। साग भाजी पत्तेदार सब्जियां बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसके बारे में लिखा गया है। दही बहुत फायदेमंद है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस समय बहुत घट रहा है, दही उसका बड़ा सोर्स है। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता रहा है। छाछ
स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता रहा है, जिसको मट्ठा हम लोग कहते हैं। और जीरा बहुत फायदेमंद है, महाऔषधि है। और धनिया बहुत फायदेमंद है, थायराइड वगैरह के विभिन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है। हार्ट की तमाम समस्याओं में प्रयोग की जाती है। जो काष्ठ औषधियों के जानकार हैं, चना तो लोग खूब खाते हैं, सबसे बड़ा टॉनिक है। लेकिन देखिए, इनमें वही चीजें जो बहुत फायदेमंद है, पर इन्होंने शोध किया, रिसर्च किया कि किस महीने में वही चीज जो बहुत फायदेमंद है वो शरीर के लिए घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो कहते हैं कि चैत के महीने में, यानी देखिए आगे हिंदी में भी लिखा हुआ, मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है वो, मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है वो चैत का होता है। तो उसमें गुड़ नहीं खाना है। गुड़ बहुत फायदेमंद है, सही है, पर इस महीने में गुड़ का सेवन नहीं करना। बैसाख महीना जो अप्रैल और मई का है, इस महीने में तेल का सेवन नहीं करना, तेल यानी वनस्पति तेल नहीं यूज करना। मई और जून में यात्रा मत करिए, मई और जून यानी जेठ, इसमें जब धूप में आप ज्यादा यात्रा करते हैं तो धूप के ताप से, ये वही समय है जब लोग धूप में निकलते हैं और लू के प्रभाव से बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है, वही टाइम है। तो ये 800 साल, 400 साढ़े 400 साल पहले इन्होंने लिख दिया कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। बेल बहुत फायदेमंद है, बेल पाचन के लिए अमृत है। लेकिन अषाढ़ यानी जून जुलाई में बेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावन महीना, जिसको जुलाई और अगस्त कहते हैं हम लोग, इसमें हरे साग भाजी, हरे पत्ते वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भादो महीने में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप इसको, अब इसके सबके वैज्ञानिक कारण भी हैं, और उसका एनालिसिस करेंगे तो ताज्जुब होगा कि कैसे ये इतनी अद्भुत खोज इतने सैकड़ों साल पहले इन लोगों ने कर ली, जबकि उस समय कोई विशेष उपकरण और माइक्रोब्स को चेक करने के लिए कोई रसायन शास्त्री थे ही नहीं। लेकिन उन्हें तभी पता चल गया कि दही का ईस्ट जो है, अगर भादो महीने में खाया जाएगा तो नुकसान हो। क्वार महीने में जो है दूध का प्रयोग, और कार्तिक महीने में मट्ठे का प्रयोग वर्जित। अगहन में, क्वार आपका सितंबर अक्टूबर हो गया, और कार्तिक में मट्ठे का प्रयोग ये हो गया अक्टूबर और नवंबर, जो इस समय चल रहा है। अगहन महीने में जीरा, और पूस महीने में धनिया का प्रयोग। और फागुन में चना बहुत फायदेमंद है, लेकिन फागुन के महीने में अगर चने का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, घातक होगा। और उसके बाद उन्होंने फिर ये भी बताया कि किस महीने में क्या ज्यादा खाना चाहिए। सावन में हर्रे, पिछले महीने में जब हम लोगों ने होता है, समझ रहे ना। सावन महीना जब होता है तो उसमें समस्या क्या होती है कि सावन में, देखिए पहले पीछे वाला एक देखिए, जिससे इसका मूल वो समझ में आएगा। अ, एक मिनट। देखिए यहाँ पर सावन महीने में क्या है, सावन महीने में हरे साग बंद हैं, यानी पत्ते वाली चीजें बिल्कुल बंद हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो सावन महीने में हम लोगों ने दूध के प्रयोग का भी वर्जन बताया था। दूध का इस्तेमाल भी सावन महीने में न किया जाए। क्यों न किया जाए? क्योंकि दूध में जो हरी पत्तियां हैं खेतों में, वो आ, वही हरी पत्तियां, वही साग, वही घास जानवर खा रहे हैं, और बरसात की वजह से उनमें कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, तो वो उनका प्रभाव जानवरों पे होता है, उनके पाचन तंत्र पे होता है, और उसी से दूध का निर्माण होता है, तो दूध में भी उनका प्रभाव आ जाता है। इसीलिए सावन महीने में दूध जो है क्या कहा जाता है, सब शंकर जी को चढ़ा दीजिए।
ये इसकी जो चैते गुड़ बैसाखे तेल करके जो इसका पूरा है कवित्त, चैते गुड़ बैसाखे तेल अगहन, ये आपकी स्क्रीन पर भी, ये चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पंथ, आषाढ़ में बेल, सावन साग्र, भादो दही। इस तरीके से हर महीने का जो इन्होंने बताया है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। और सावन महीने में यहां पर कहा जा रहा है कि साग, हरे पत्ते वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर यहां कहा जा रहा है कि सावन महीने में हर्रे का प्रयोग जरूर करिए। जो हर्रे है, ये जो है विशेष फायदेमंद है। तो हर्रे अगर पीस करके सावन महीने में खाई जाए तो उसकी वजह से जो अजीर्ण, जो आ, क्या कहते हैं कि अ, अपचन, इंडाइजेशन, पेट में भारीपन, भूख की कमी, ये सब जो होती है वो बहुत तेजी से ठीक होने लगती है। भादो महीने में चीता, चीता एक तरीके का, हमको जरा सा सर्च करना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके का फल होता है, चित्ता बोलते हैं। चित्ता एक तरीके का छोटा छोटा फल होता है, अभी तो बहुत कम दिखाई देता है, पर हम इसका डिटेल सर्च करके आपको हम देंगे। क्वार महीने में गुड़ खाना बहुत फायदेमंद है। उधर चैत में गुड़ नुकसानदायक है, लेकिन क्वार महीने में गुड़ विशेष फायदेमंद है। कार्तिक महीने में मूली, अगहन तेल, सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाऊ मीता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में करे दूध सो मेल, माघ घी खिचड़ी खाए, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम सेवती, बैसाखई में खाए बसमती, जेठ मास जो दिन को दिन में सोए, ताको जुर बुखार अषाढ़ में रोए। तो देखिए, आषाढ़ महीने में ज्यादातर लोगों को बुखार हो ही जाता है। अक्सर आषाढ़ के फीवर से कोई बच नहीं पाता है, ज्यादातर उसे बुखार आता ही है। ये महीना वही चल रहा है, आषाढ़ के बाद का, आषाढ़ सावन भादो क्वार, भादो और क्वार का चल रहा है। तो आषाढ़ में अक्सर लोगों को बुखार और इन्फेक्शन और संक्रामक रोग हो जाते हैं। तो साल भर स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आषाढ़ में जरूर हो जाएगा। लेकिन जो आदमी सावन महीने में हर्रे का सेवन करेगा, क्वार महीने में गुड़ खाएगा, कार्तिक महीने में मूली का सेवन अधिक करेगा, अगहन में तेल यानी वनस्पति तेल, सरसों का, तिल का, इन सब का, पूस महीने में जो दूध का सेवन करेगा। देखिए, सामान्य रूप से आधुनिक साइंस में तो सादा भोजन, हल्का आहार ही कहा जाता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं। आयुर्वेद अलग अलग महीने में अलग अलग आहार की बात करते हैं। कभी चिकना तला भुना, चिकना आहार, हैवी आहार, तला भुना तो नहीं, लेकिन हैवी आहार भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये वही महीना चल रहा है, अभी हम लोग उसकी चर्चा आगे करेंगे। माघ महीने में खिचड़ी, देखिए खिचड़ी का एक पर्व भारत में पूरे सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। खिचड़ी का सेवन इस महीने में विशेष फायदेमंद है, जो घी डाल करके खाई जाती है। फागुन में उठ करके सुबह नहाना, जो फागुन का महीना है, बसंत का महीना है, इसमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना विशेष फायदेमंद है। चैत के महीने में नीम का सेवन करना चाहिए, बसंत का ही आगे का महीना है, जिसमें नीम की पत्तियां खानी चाहिए। 10-15 दिन भी खा लीजिए तो साल भर के लिए इन्फेक्शन नहीं होगा। बैसाख में बासमती यानी चावल का सेवन विशेष फायदेमंद है। जेठ के महीने में जो दिन में आराम करता है, यानी दिन में, उधर देखिए लिखा हुआ जेठ में पंथ है, यानी जेठ में यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यात्रा ना करें तो क्या करें, दिन में सो जाइए। तो केवल जेठ का महीना है जिसमें दिन में सो जाना चाहिए, सो करके आराम किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर पाता है तो उसका आषाढ़ में भी वो बीमार नहीं पड़ेगा। आषाढ़ महीना जो बीमारी का महीना माना जाता है, उसमें भी उसे कोई रोग नहीं होने पाएगा। ये इस कवित्व कब लिखा गया है? लेकिन अब शरद ऋतु की ऋतुचर्या देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरद ऋतुचर्या 16 सितंबर से 14 नवंबर तक, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने तक जो है हम लोगों का शरद ऋतु पड़ता है। और ये जो शरद ऋतु है, ये ना तो अधिक गर्मी है
और ना अधिक ठंडी है। गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी है पर ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन उमस बढ़ गई है, एक अलग तरीके की उमस बढ़ गई है। देखिए ये मौसम एक बार और आता है उधर, जब ठंडी खत्म होकर गर्मी शुरू होती है, जो बसंत ऋतु कहते हैं, उसमें भी ज्यादा ठंडक घट चुकी होती, गर्मी आई नहीं होती, लेकिन बड़ा सुखद होता। और उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है, और इसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। वो हेल्दी सीजन है जो मार्च अप्रैल वाला है बसंत का, और ये रोगी सीजन है। ये अत्यंत रोगी सीजन है, जो ये शरद ऋतु का सीजन है, ये सबसे ज्यादा रोगी सीजन माना जाता है। आयुर्वेद में इसे यम की दाढ़ कहा जाता है। मृत्यु के देवता जो यम है, तो वो कहते हैं कि मृत्यु अपना ग्रास बना लेती है, तो अगर यम को मृत्यु माने तो उनकी दाढ़ है, समझिए कि मुंह के पास ही है, जरा से इधर उधर की तुरंत ग्रहण कर लेंगे। इस ऋतु में संक्रामक रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बरसात की से और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वर्षा में और गर्मी में पित्त बढ़ा होता है, इस लेकिन वो पित्त पाचक होता है, वो पित्त भोजन को पचाने वाला होता है। और यहाँ पर ये पित्त कुपित होकर के एक शब्द आता है, विदग्ध हो जाता है। विदग्ध हो जाता है यानी अत्यंत कुपित होकर के रोग कारक बन जाता है। किस महीने में? इसी शरद ऋतु में। शरद ऋतु यानी 16 सितंबर से 14 नवंबर के बीच का महीना, जिसको ये क्वार का महीना चल रहा है इस समय हिंदी के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये जब विदग्ध हो जाता है, ये जब कुपित हो जाता है, तो ये जरा सी भी हमारी अनियमितता असंतुलन में हमारे पाचन को खराब कर देता है। अब इसमें बहुत जरूरी है कि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ यानी हीट बढ़ी हुई, लेकिन वो पाचक नहीं रह गई है। वो हीट जो है वो कुपित होकर के नुकसानदायक हो गई है, हार्मफुल हो गई। तो हमें आहार बहुत संभाल के लेना है। तो आहार में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए आपको बहुत लंबी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। आम खाइए, केला खाइए, नींबू खाइए, माने आहार इतना लंबा है कि क्या क्या लिस्ट बनाए। तो उसके लिए एक सूत्र है, इसमें देखिए सामने आपको 6 तरीके के टेस्ट लिखे हुए। मधुर यानी मीठा, तिक्त यानी हल्का कड़वा, हल्का कड़वा, जैसे कोई कोई हरी मिर्ची होती है, ज्यादा कड़वी नहीं होती। कसाय, कसाय यानी कसैला जिसको कहते हैं, जैसे आंवला है, तो ये कसाय है। तो ये जो तीन रस, तीन स्वाद की, जो भी मीठा होगा, जो भी तिक्त होगा, जो भी कसाय होगा, वो शीत गुण का होगा अगर नेचुरल बना है तो। अगर केमिकल डाल के बनाया गया तब तो मीठे को भी गर्म बना देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हल्की मिठास होती है, लेकिन वो हीट होता है, वो उष्ण होता है। तो हमको मधुर, तिक्त और कसाय की चीजें लेनी है। और खट्टा, जितनी खट्टी चीजें हैं, खारा, जितनी नमकीन चीजें हैं, और कटु, कटु यानी तीक्ष्ण चीजें, जितना तीखी है। तीखी कौन होती है? जो सूखी मिर्ची है, जो सूखी मिर्ची या जैसे अदरक है, ये सब क्या है? ये तीखे हैं और ये उष्ण गुण के होते हैं, ये गर्म प्रकृति के होते हैं। तो इनका सेवन हमें नहीं करना, हमको केवल शीत गुण वाले आहार का सेवन करना है। उष्ण गुण वाले आहार का सेवन हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का हम लोगों को ध्यान दें। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा पथ्य और अपथ्य की चर्चा करें उससे पहले इसके कुछ और चीजों को हम लोग समझ लें। वैसे तो तला भुना मसालेदार नुकसानदायक है और है भी, लेकिन इस मौसम में यदि आप थोड़ा सा भारी आहार लेंगे, जैसे शुद्ध दूध से बनी हुई मक्खन है, घी है, या फिर खीर है, ध्यान दीजिए, तो ये विशेष रूप से फायदेमंद होती है। क्यों फायदेमंद होती है? क्योंकि ये थोड़ा हैवी होती है और इसको पचाने में पित्त का खर्च हो जाता है। तो जो शरीर में पित्त विदग्ध होकर के स्टोर हो गया है, वो इस महीने में यदि हम सही ढंग से सेवन करेंगे, तो ये जो है हमारे उस पित्त को यूज कर लेगा और पित्त के दोष को कम करेगा। अब देखिए, इसीलिए इस मौसम में पितृपक्ष, श्राद्ध की बात की गई। और पितृपक्ष में क्या होता है? खीर बना करके श्राद्ध दान, पिंड दान, और ब्राह्मणों को और स्वयं परिवार को, जब किसी को आप बुला के खीर खिलाएंगे तो खुद भी तो वही ना खाएंगे, अपने लिए कुछ और थोड़ी। तो जो ऋतुचर्या में इसी मंथ में, इसीलिए
पितृ पक्ष, और फिर इधर देखिए नवरात्र। नवरात्र में फलाहार लेना है। फलाहार में देखिए कुछ लोग कुट्टे कांटे और पूड़ी और वो सब खाते हैं, खूब दूध वगैरह और इनकी चीजें खाते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखिए उपवास करना चाहिए, इनको हल्का आहार लेना चाहिए। हल्का लेना है उस वाले में जो दूसरा नवरात्र है। ये जो नवरात्र है आपका शरद ऋतु वाला, इसमें आप हल्का सा अगर दूध या इनसे बने आहार या खीर या थोड़ा सा मलाई वाली चीजें खाएंगे तो ये पित्त को शांत करेंगे और आपके पाचन जो पित्त का दुष्प्रभाव उसको ठीक करके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, स्निग्ध बनाएंगे। विशेष रूप से जो सब्जियां हैं इस मौसम में, सब्जियों में ज्यादातर सब्जियां मना है, इसीलिए 9 दिन का नवरात्रि रखा हमारे ऋषि मुनियों। सब्जियां, और इधर देखिए भादों में सारा उपवास रख दिया कि भादों में कुछ खाना ही नहीं, जितना बड़ा उपवास कर पाए। भादो खत्म होने के बाद क्वार आया, तो क्वार में ये हो गया। वहां पर जितना लंबा, क्योंकि भादों में जठराग्नि इतनी मंद पड़ जाती है कि कई जगह पर है कि पानी भी हजम नहीं होता, जल भी शरीर जल को भी अवशोषित नहीं कर पाता। तो भादों में इसलिए निर्जला उपवास की बात कही गई, सबसे ज्यादा उपवास की बात कही गई। तो पत्ते वाली चीजें इस महीने में, जो हमारा शरद ऋतु का ऋतुचर्या है, इसमें पत्ते वाली जितनी भी चीजें हैं, जो सब्जियां विशेष रूप से हरी सब्जियां हैं, इनमें इसमें इस सीजन में हरी सब्जियां बहुत आती हैं, लेकिन हमको हरी सब्जियों से बचना चाहिए। इनका जो है थोड़ा बचाव करना चाहिए। हरी सब्जियां हमारे लिए नुकसानदायक है। और तो खाना क्या चाहिए, जैसे पूरे अनाज की बात करें तो देखिए हमने स्लाइड भी तैयार की है। क्या क्या खाना चाहिए, गेहूं, जौ, ज्वार, धान, तुअर यानी अरहर की दाल, मूंग, मसूर, मटर, ककोड़ा, एक तरीके का वही होता है बकड़ा जैसा, परवल, गिलकी, छोटी तुरई जो होती है, ग्वारफली, मक्का, तुरई, चौलाई, पालक। यहाँ पर देखिए पालक का प्रयोग है, लेकिन ध्यान दीजिए ये पालक जो है शरद के शुरुआती सीजन में नहीं ले, जैसे शरद 2 महीने का, शुरुआत में नहीं आखिर में लेना चाहिए, क्योंकि नवंबर में फिर पालक सीजन की आने लगती है। अभी जो पालक आ रही है वो अच्छी नहीं है। तो पालक, सूरन, जिमीकंद, इन सारी चीजों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। ये विशेष रूप से फायदेमंद होता है। और उसके बाद जो अपथ्य आहार हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, उनमें प्याज, लहसुन। अब देखिए यहाँ पर जितने धार्मिक उपक्रम हैं पूरे परिवार, मान लीजिए कोई प्याज लहसुन रेगुलर खाता ही है, लेकिन घर परिवार में क्या है कि उधर पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्रि, तो नहीं भाई प्याज नहीं बनेगा, लहसुन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो प्याज और लहसुन वैसे लाभप्रद है, सिलिसिलिक एसिड होता है, खून को पतला करता है, लेकिन यहाँ पर इस समय ये नुकसानदायक हो गया, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पित्त बहुत बढ़ा हुआ। अनानास जठराग्नि प्रदीप्त करता है, इसलिए यहाँ पर नुकसानदायक है, मना कर दिया गया। कच्चे बेल, बेल अमृत है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन कच्चा बेल ही इस समय होता है, इसमें पक्का बेल तो आएगा नहीं, तो पक्का बेल मिलेगा नहीं, कच्चा बेल नुकसानदायक। दही, दूध फायदेमंद है, मलाई फायदेमंद है, क्योंकि वो मिठास लिए हुए होता है। दही क्या है, खट्टी हो जाती है, छाछ क्या है, खट्टी हो जाती है। तो अभी रस की बात हम लोग कर रहे थे ना, खट्टा, नमकीन और तीखा, ये उष्ण प्रकृति है, तो इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तेल, तेल कौन सा, रिफाइंड तेल। चर्बी, जितनी ये फैट चर्बी वाली चीजें, गर्म आहार, भिंडी, काकड़ी, मूंगफली, हींग, पुदीना, बैगन, इमली, नेनुआ, एक तुरई जो होती है, रतालू, इन सब का प्रयोग विशेष रूप से वर्जित है, इस मौसम में नहीं करना चाहिए। तो ये जो शरद ऋतु है, ये जो शरद ऋतु का साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, इससे हम अपने आहार और दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो पूरी तरीके से बचाव कर सकते हैं। कुछ चीजें इसमें और हैं, देखिए चूंकि ये अब आप एक चीज और देखें कि कितना गहरा अध्ययन है।
इस मौसम में पित्त बढ़ रहा है। पित्त बढ़ने के कारण धूप में अधिक जाना, गर्मी में अधिक जाना, बहुत अधिक तगड़ी वर्कआउट करना, दिन में सोना, बर्फ सेवन में ठंडी होती है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है, पित्त को बढ़ा देती है, इसलिए बर्फ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अत्यधिक व्यायाम, और पूरब से जो हवा आती है, पूर्वाई जो हवा चलती है, वो अगर शरीर में लगेगी तो शरीर में विकार पैदा करेगी, नुकसान होगा, पित्त बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर रात में चांदनी में, शीत में बैठिए, चांदनी हवा लीजिए और रात में आसमान के नीचे कुछ देर, पूरी रात जगह नहीं करना है, कुछ देर, घंटे 2 घंटे आधे घंटे बैठते हैं तो ये शरीर के लिए विशेष फायदेमंद है, क्योंकि चांदनी रात की जो ओस शरीर पे पड़ेगी वो पित्त को शांत करेगी। अब आप देखिए कि इसी सीजन में नवरात्रि है, उधर पितृपक्ष, पितृपक्ष में आहार में तमाम परिवर्तन और जल देना और नदी में जा करके, नदी में खड़े होकर के जल देना, सब पित्त सामक क्रियाएं क्रियाएं। और फिर नवरात्र में 9 दिन की पूजा नहीं है, नवरात्र की पूजा है। तो रात में जागरण करना है, जगराते होते हैं, देवी की साधना करनी है। तो इसमें क्या है कि रात जागरण में जब आप शीत में होंगे, चांदनी में होंगे, तो ये विशेष रूप से फायदेमंद है। गरबा, दांडिया, अगर आप दिन में अधिक व्यायाम करते हैं तो नुकसानदायक है, लेकिन अगर रात में व्यायाम करते हैं और पसीना होता है तो वो पित्त को शांत करेगा, वो शीत को ग्रहण करेगा। तो आयुर्वेद में रात्रि जागरण केवल यही सीजन है जिसमें रात्रि जागरण अलाउ किया गया कि रात में आप देर तक जग सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सुबह देर तक नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठ जाना। तो रात में देर तक जग सकते हैं, इसलिए देखिए तमाम जगहों पर ये उसी अनुरूप बनाया गया कि इस मौसम में नवरात्रि में पूजा करनी है, रात्रि में जागरण करना है, रात्रि में साधना करनी है। गुलाब के फूल, मोंगरा के फूल, चमेली के फूल, गुलाब का गुलकंद विशेष रूप से फायदेमंद है। दीप जलाना, खूब हवन हो रहे हैं, खूब दीप जलाए जा रहे हैं, खूब अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो है, जो दीप प्रज्वलन होता है, स्क्रीन पे मत लिखिए, किसी का राइटिंग खुला हुआ है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए, इसकी वजह से देखिए स्क्रीन पे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये जो दीप होते हैं ये सारे के सारे पित्त समन करते हैं, वातावरण की शुद्धि करते हैं। अब इसीलिए, और आगे देखिए नवरात्र भी, दीपावली भी इसी मंथ में आ रही है, शरद ऋतु में ही, कि इनका नुकसान जो है वो बिल्कुल ना हो और पूरी तरीके से वातावरण भी शुद्ध हो जाए और हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाए। अच्छा, कितना भी बचाएंगे तो कुछ न कुछ असुविधा और दिक्कतें इस तरीके की आती हैं। तो इसमें क्या करना है? बंद। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए आपके सामने एक आयुर्वेदिक बहुत विशेष नुस्खा बना हुआ है। आंवले का चूर्ण कितना सरल है, घर में बना लीजिए, 10 ग्राम केवल। धनिया केवल 10 ग्राम, धनिया के बीज का चूर्ण, धनिया पत्ती नहीं, धनिया का चूर्ण। सौंफ केवल 10 ग्राम, और मिश्री 33 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 33 ग्राम। इन चारों चीजों को कूट पीस करके आपस में पाउडर मिला बना करके रखिए, और एक एक चम्मच सुबह शाम ताजे जल से सेवन करिए, गर्म जल से नहीं, ताजे जल से सेवन करिए। ये आपके विदग्ध पित्त को शमन कर देगा और उन्हें पूरी तरीके से क्योर कर देगा, पूरी तरीके से संतुलित कर देगा। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं शरद ऋतु की, इसे हम लोगों को समझ लेना चाहिए और इसका पूरी एकाग्रता और चेतना से पालन करना चाहिए। देखिए, हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर इसका नियमित रूप से ध्यान करते हैं, नियमित रूप से ध्यान में रखते हैं, तो एक तो ये आपको रोगी होने नहीं देगा। दूसरा, इस ऋतु में अक्सर देखिए चर्म रोग हो जाता है, पुराने रोग बढ़ जाते हैं, पुराने रोग बहुत तीव्र होने लगते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋतु में जो बीमारी होती है जल्दी से क्योर नहीं होती, बुखार भी होता है। तो अभी देखिए अक्टूबर में सब ये डेंगू वगैरह बहुत ज्यादा फैल जाता है, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत ज्यादा फैल जाता है।
तो सामान्य बुखार आदमी घर पे दवाई लेके ठीक हो जाता है, लेकिन इस सीजन में जो होता है जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई होती है। तो हमें क्या करना है, इन नियमों को फॉलो करते हुए, इस आहार और दिनचर्या की प्रणाली को अगर हम फॉलो करते हुए और अपने रोगों का उपचार करेंगे, तो वह भी आप महसूस करेंगे कि तेजी से क्योर होगा, तेजी से स्वस्थ होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक दो लोगों का हैंड रेज है, बात कर लेते हैं और फिर आज की कक्षा का समापन करते हैं। जी रेणुका बहन, बताएं। सर वो ऐसे ही, ऐसे मामूली सा पॉइंट है, लेकिन जब आपने ये बताया कि कौन सी चीजें खानी चाहिए खाने पीने में इस महीने में, आपने उसमें लिस्ट में था कि सूरन खा सकते हैं, जिमीकंद खा सकते हैं, और उसकी अगली स्लाइड में आपने लिखा, उसमें लिखा हुआ था कि रतालू नहीं खा सकते। तो जी, अब वो किस वजह से है डिस्टिंक्शन? रतालू में ऐसी क्या बात होती है कि वो मना है और बाकी उसकी ये फैमिली के पित्त तो? कारक होता है, इस ये पाचक पाचक उद्दीपक होता है, लेकिन इस मौसम में इसके सेवन से थोड़ा एसिड बन जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो लेकिन सूरन और जिमीकंद वो उसी फैमिली के तो हैं वैसे। हाँ, है उसी फैमिली के, हैं उसी फैमिली के, लेकिन हाँ। उनका प्रभाव यह है कि वो पित्त शामक होते हैं। ओके। जैसे सूरन, सूरन डायरेक्ट नहीं खाया जाता, सूरन कभी डायरेक्ट नहीं खाया जाता। सूरन खाने के लिए एक बार उसको बॉयल किया जाता है, फिर उसको छील करके फिर दोबारा बनाया जाता है, तो एक तरीके हम्म। से उसका शोधन हो जाता है। और इसमें इस लिस्ट में कहीं पे पोटैटोस मतलब आलू की कोई बात नहीं है कहीं पे भी, तो वो खाना हाँ, चाहिए या? आलू मना भी नहीं है, आलू प्रयोग किया जा सकता ओके। ऐसे ही है। जी, ऐसे ही मैं नोट किया तो फिर मुझे बहुत नहीं, जल्दी विशेष रूप नोटिस हो से जाती है। मना करने वाले जो गर्म प्रकृति की चीजें हैं उन्हीं को विशेष रूप से मना है। ओके। मीना ठीक। बहन, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, जय जिनेन्द्र जी। आज का जय जय बहुत अच्छा जिनेन्द्र बताया। बहन। ये जो आपने चूरन बताया, मतलब वो डेली खाना है जो क्या बना चीज? के, जो चूरन में बताया ना, आंवले का और बताया अभी। हाँ, इनको डेली खाइए, ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा। और सर अगर मेरा आज बहुत पेट बढ़ गया तो उसमें वॉमिट भी हुई, तो उसके लिए भी शामन के लिए क्या करूँ, दूध पी लूं? और ठंडा दूध पी सकती हैं, ठंडा दूध, और नहीं तो ये चूर्ण बना करके प्रयोग करिए रामबाण। इस समय ये केस बहुत हम लोग देख रहे हैं ओपीडी में भी, हम्म। एसिडिटी की, जिनको कभी एसिड नहीं बनती उनको भी खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन हो रही है। हाँ बस। और और जरा पैरों में सा ध्यान सूजन बढ़ गई देने है का। सर मेरी। जी, पैरों में सूजन बढ़ गई है एकदम से। अच्छा अच्छा। पैर लटका के रखे, उससे सूजन बढ़ गई, तो राइट साइड के घुटने के पीछे साइड में भी दर्द होना शुरू हो गया अचानक। तो ये बेंच, किसी बेंच पे, किसी तखत पे आधे आधे घंटे के लिए लीजिए, और उसके नीचे जो है दो दो ईंटें लगा करके रखिए दोनों तरफ। अच्छा, मतलब पैर ऊपर रखूं ना ऐसे? हाँ, पैर थोड़ा ऊपर। और दूसरा काम, किडनी क्लीनिंग कर लीजिए, कॉर्न ओके। सिल्क से या गोखरू से या धनिया की पत्ती से। ठीक है सर। ठीक है। ओके जी, चलो धन्यवाद थैंक यू सर। बहन। जी बहन। मीना बहन। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र बहना। भैया, जैसे बोला जाता है करेला नहीं खाना, आंवला नहीं खाना, तो ये तो आपने जो पाउडर बताया है, फिर ये कैसे खा सकते हैं भैया कुआर में? क्या चीज, फिर से बोलिएगा। जैसे कुआर में करेला और आंवला नहीं खाना चाहिए, अच्छा भी है, पर जो आपने ये पाउडर बताया है, ये कुआर का महीना चल रहा है, तो फिर कैसे उपयोग कर सकते हैं इसको? कौन सा पाउडर? आंवले का, आंवले वाला पाउडर, आंवला। अच्छा। और करेला क्या? तो करेले का करेला, पाउडर बताया हमने, आंवले का पाउडर, करेले का पाउडर नहीं बताया, आंवले का पाउडर बताया। आंवले का बताया आपने भैया, पर मैं ये बता रही हूँ कुआर में करेला और आंवला दोनों भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी है ना? क्या नहीं है? ज्वार में करेला और आंवला दोनों नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी है? नहीं नहीं, करेला नहीं खाना चाहिए, आंवला तो कसाय होता है, आंवला तो खा ही सकती हैं। अच्छा, आंवला खा सकते हैं? आंवला कसाय है, नींबू खट्टा है। हाँ। आंवले की खटास में नींबू की खटास में अंतर है, तो आंवला कसाय है, आंवला खा सकती हैं। अच्छा। जी। ठीक। जी जी। और जो आपने बताया हड़दोड़ का, उसको खाली खाली पेट उपयोग करना है क्या हड़दोड़ को? खाली पेट उपयोग कर, खाली पेट। थैंक यू, थैंक थैंक यू बहना। रत्ना बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर।
जय सर जिनेंद्र। एक तो जो आपने इसमें बताया हुआ है पूस के महीने में नॉट टू बी टेकन धनिया, तो धनिया यहाँ पे कौन सा धनिया है, सूखा वाला है कि हरा धनिया, कौन सा वाला मेंशन है? दोनों ही प्रयास करना चाहिए, दोनों का ही प्रयोग कम करिए। ओके। और सर ये जो आपने चूर्ण बताया है, ये जब मिला करके बनाएंगे तो 60 ग्राम हो जाएगा, तो ये एक दिन की क्वांटिटी है सुबह शाम की या कैसे है ये? नहीं नहीं, इसमें से एक एक चम्मच, ये 60 ग्राम आपका चलेगा कम से कम 10 दिन। अच्छा, यानी कि जी 6 ग्राम के लगभग एक दिन जी की जी वो रहेगी। जी, एक खुराक 3 ग्राम। 3 ग्राम की, ठीक है जी सर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन। जी सरिता बहन। सर आपने काकड़ी जो बोला है, वो ककड़ी से मतलब है क्या उसका? ककड़ी ककड़ी, ककड़ी, हाँ ककड़ी। तो इस सर समय में एक, वैसे गर्मियों वाली ककड़ी तो कम मिलती है, कहीं कहीं हो सकता है मिलती हो। एक ककड़ी और मिलती है जो फूटी हुई ककड़ी होती है, फट जाती है, सर वो मोटी कचरिया, मोटी ककड़ी। जी, कचरिया को बोल रहे क्या? कचरिया। कचरिया तो हमने नहीं सुना है, पर फूट ककड़ी के नाम से है, हल्की मिठास होती है। तो पिछले महीने तक तो खाना चाहिए, लेकिन हेमंत ऋतु में उसे बंद कर देना चाहिए। और दूसरा सर वो जो हड़जोड़ का बोल रहे हैं आप, मेरी मौसी के लिगामेंट ब्रेक हो गए, तो उनको खिला सकते हैं क्या हड़जोड़? वैसे बोन के लिए है, बोन और कार्टिलेज के लिए ज्यादा प्रभावी है। लिगामेंट तो मस्कुलर हो गया। एक बार आप दे के देखिए, कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही हो। थैंक यू सर। ठीक है बहना, धन्यवाद। आरजे प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। सर इन दिनों जैसे कफ बनता है तो कफ का भी क्या कुछ कारण है क्या? जी, कफ बनता है, कफ का भी कोई कारण है इन दिनों? कफ का कारण है इसमें, जिनको इन्फेक्शनल प्रॉब्लम है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उन्हें कफ ज्यादा बनने लगता है। तो थोड़ा सा और सारे सिम्टम देख करके उनका उपचार करने पे आराम आए। तो सर खाने में क्या लेना चाहिए फिर इसमें? खाने में तो अभी पूरी लिस्ट बताई बहना हमने। वही ले। नहीं, कफ हाँ कम यही होने चीजें। के लिए क्या स्पेशल है क्या कुछ? जी, कफ कम बने इसके लिए कुछ है सर स्पेशल? मीठी चीजें और कफ कारक चीजें कम प्रयोग में लाइए, कफ वाली चीजें कम प्रयोग में लाइए। और अजवाइन का पानी पीजिए। अच्छा सर। हाँ, उससे कफ कम बनेगा। और पूरी डिटेल दीजिए तो हम देख करके और आपको बता पाएंगे कि आपका कफ किस वजह से ज्यादा बन रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू बहना। राजेंद्र बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय आवाज आ जिनेंद्र रही है? बहना। हाँ बिल्कुल आ सर रही जो बहना। आपने लिवर क्लीनिंग में का दही, वो देसी गाय के दही में फिटकड़ी का चूरन आधी चुटकी डालने के लिए बोला था, वो जी, फिटकड़ी तवे पर खिल कर बनानी है या ऐसे ही जैसे बाजार से नहीं लाते ऐसे हैं? डायरेक्ट, वो फूली हुई डायरेक्ट फिटकरी ऐसे नहीं, ही ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट ही डालना है आधी चुटकी? जी जी, आधी चुटकी। तो ये एक वीक लेना है हाँ लिवर 5 क्लीनिंग के दिन लिए, ले लीजिए, 4-5 दिन ले लीजिए, पर्याप्त। मतलब खाली पेट? हाँ थैंक यू बहुत सर। तेज काम करती है, विशेष रूप से लीवर की वजह से जो बिलिरुबिन बढ़ रहा है, ज्वाइंटिस के लिए बहुत राहत में काम है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक बहुत यू बहुत सभी धन्यवाद। का, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम उपलब्ध करा देंगे, और नेक्स्ट वेडनेस थर्सडे को हम लोग फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत सर प्रणाम। सर पिछले जी हेलो थर्सडे की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। अच्छा ठीक है, मैं पिछले थर्सडे की और इस थर्सडे की दोनों ही रिकॉर्डिंग भैया, जो प्रयास करूंगा सुजोग कि की आज क्लास होने थैंक यू वाली सर। है उसका जी। एक बार पैटर्न बता देते। अच्छा, ये कल फ्राइडे क्लास को जो हो रही है, एक क्लास सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की हो रही है। कौन इसमें सी हम ये लोग विशेष रीडिंग रूप की? से ये सर मैं तो बेसिक एक्यूप्रेशर दिनचर्या, बेसिक एक्यूप्रेशर दिनचर्या और जॉइंट पेन, अक्सर जो लोग जॉइंट पेन के लिए दवाएं खाते हैं, तो कैसे जॉइंट पेन से बच सकें, अपने आप घर में उपचार, क्योंकि
पेन किलर जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है, पेन किलर और एंटीबायोटिक। हम लोग देख रहे हैं कि कई कई गंभीर रोगी आते हैं, और इस समय भी हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, और उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले उनको फीवर बहुत तेज हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, और उसके लिए डॉक्टर ने कई सारे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए, और उसी के बाद से उनकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई। आज उनकी क्रेटिनाइन 9 पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ ओपीडी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इमर्सन बाथ वगैरह हो रहा है, और घर वाले लोग दबाव बना रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो स्पष्ट रूप से मतलब ये एंटीबायोटिक और पेन किलर ये गुर्दों को खत्म कर रहे हैं। आने वाले 8-10 सालों में किडनी का जो है उपचार पूरा नहीं पड़ेगा, और इसका कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं है, और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी और डायलिसिस में भी बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, बहुत दुख है। तो हम लोगों का प्रयास है कि पेन किलर का प्रयोग कम हो। इसके लिए ज्वाइंट के लिए सबसे ज्यादा लोग पेन किलर यूज करते हैं, ज्वाइंट ट्रीटमेंट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो उसका कैसे उपचार किया जाए ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। सर ये भी पेड है, अलग से पेड करना पड़ेगा? अरे ये बहुत छोटा कोर्स है, ये बहुत छोटा कोर्स है, 99 में रखा गया है, ओनली 99 में, नहीं तो कि डीप जिससे क्लीनिंग का नहीं होगा? सब लोग इसको कर सकें। और बेसिक चीजें हैं, आप लोगों ने तो बहुत सारी चीजें इसमें से आप लोगों ने सीखी है, वैसे क्लासेस में वैसे बताते मैंने रहते हैं। आउट ऑफ स्टेशन होना है, बाहर होना है तीनों दिन, और आप जुड़ यात्रा सकें तो पर जा जुड़े रही नहीं, है। तो और लोगों को सजेस्ट करें कि केवल 2-3 दिन में अपने आप घर के लोगों का उपचार कैसे कर सकते हैं, सब सिखाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि परमानेंट स्वस्थ रहने के लिए जो सामान्य दिनचर्या होनी चाहिए, जो सामान्य रूल्स होने चाहिए, वो भी इसमें सिखाए जाएंगे। चाहे वो ऑयल पुलिंग है, चाहे वो आई वॉश है, चाहे वो योगासन की चीजें हैं, डाइट है, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो अगर फिंगर्स के जॉइंट्स को मतलब जैसे उनकी मसाज की जाए, जैसे आपने आगे बोला था, तो हाँ, उससे भी किसी भी जॉइंट ज्वाइंट पेन पे कम हो पेन है जाए। तो उस ज्वाइंट के पेन को कैसे क्योर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, ये चीज इसमें बताई जाएगी। दवाई न लेना पड़े, पेन किलर न लेना पड़े, ये चीज इसमें थैंक यू। जी बहन। तो डीप क्लीनिंग की क्लास तो नहीं अभी होगी ना, जो हम क्लीनिंग की क्लास कर रहे थे किडनी लीवर हाँ, की? क्लीनिंग की क्लास फ्राइडे को होगी, उसके पहले भी कल कल फ्राइडे है, फ्राइडे कल है, क्लीनिंग की क्लास, हाँ कल क्लास है क्लीनिंग की। कल होगी? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी बहन। सर मुझे पूछना था, ये जो चूर्ण है लगातार कितने दिन ले सकते हैं एसिडिटी के लिए? इसको कम से कम 3 हफ्ते लगातार लीजिए। 3 हफ्ते लेना, तो फिर मतलब कि जी 3 हफ्ते। 3 हफ्ते लेना, फिर मतलब डबल क्वांटिटी का बनाना पड़ेगा ना? हाँ, डबल क्वांटिटी बना लीजिए, 3 हफ्ते आपका आराम से। ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सभी Thank को you, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन है, कृपया ग्रुप पे डालें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम समय से देंगे। और कुछ चैट बॉक्स पे प्रश्न आए हैं कि चूर्ण कितने दिन, 30 दिन लेना है। चारों चीजें पीपीटी उसमें है, आंवले का चूर्ण, धनिया का चूर्ण, मिश्री, और ये पूरा पीपीटी हम अभी ग्रुप में डाल देंगे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, आप पीपीटी में देख लीजिएगा। घी का प्रयोग करने के लिए पूछा है, तो घी का प्रयोग आप दाल में, रोटी के ऊपर, उसमें कुछ तल के ना करिए, वैसे किसी भी तरीके से आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, घी और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली धन्यवाद सर क्लास जी। में। स्वस्थ रहिए, थैंक यू। जी जी।